Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 12th chemistry with the very first chapter, that is solution. So this is part 3 of our chapter solution. In the previous lecture, we discussed about the various type of concentration methods, right? हमने concentration निकालने के लिए बहुत सारे methods को अच्छे से discuss किया था, अच्छे से उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. We discussed every single thing of the concentration, right? In this lecture, we are going to start with the another most important topic, that is solubility. आज हम solubility के बारे में बात करेंगे. So, solubility से आपका क्या मतलब है? solubility वो होते हैं जब हम मैक्सिमम अमाउंट, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैं डिसॉल्व कर सकती हूँ, उसे हम solubility कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक गिलास पानी में मैंने 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, कितना चम्मच मतलब कि कितने स्पून्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व कर सकती हूँ, वो मेरी solubility कहलाएगी. सो solubility क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट. आप हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की यहाँ पर हम बात करेंगे. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब कि कितना ज़्यादा, बिल्कुल पीक लेवल पे कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकती हूँ. मेरे को स्पेसिफिक अमाउंट मतलब कि सॉल्वेंट जो है वो मेरे को स्पेसिफिक दिया हुआ है कि ये 1 गिलास है या 100 ml है या 200 ml है या 1 लीटर है. एक स्पेसिफिक अमाउंट मेरे को सॉल्वेंट का गिवन होएगा. बट हमारे पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूट लेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देंगे, वो मैक्सिमम लेंगे, राइट? तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि जो हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड कर रहे हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वो हमारा सॉल्युबिलिटी है. So, solubility of a substance is its maximum amount of solute that can be dissolved in specific amount of solvent at a specific temperature. मतलब एक परफेक्ट टेम्परेचर पे, एक बिल्कुल पॉइंट टेम्परेचर पे कि ये मैंने फिक्स कर दिया, उस टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट ऐड कर सकती हूँ मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वो मेरा सॉल्युबिलिटी कहलाता है. सो अब बात आती है कि सॉल्युबिलिटी होएगी कब, मतलब कि एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट कब डिसॉल्व होंगे, कब मिलेंगे, कब? जब उनके अंदर की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, जब उनके अंदर की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी. एक चीज ये स्टेटमेंट देते लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब कि मैं अपने जैसे वाले को ही फ्रेंड बनाऊंगी, है ना? जिसके अंदर मेरी जैसी क्वालिटीज होंगी मैं उसी को ही अपनी फ्रेंड बनाऊंगी, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो भी यही कह रहा है कि जिसकी मेरी जैसी प्रॉपर्टीज होंगी ना, मैं उसी के साथ ही बॉन्ड बनाऊंगा. अब हमने क्लास 11th में पोलर एंड नॉन पोलर कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करी थी, है ना? पोलर कौन से होते हैं? जो कि जिन पे रिएक्शन होने के बाद, जो रिएक्ट होने के बाद कुछ चार्जेस इंड्यूस कर लेते हैं, कुछ चार्जेस इंड्यूस कर लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोलर कंपोनेंट्स कहते हैं. जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, ठीक है, वो ज़्यादा होने की वजह से क्या करती है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो इसे क्या कहते हैं? पोलैरिटी आ गई. पोलैरिटी का मतलब कि चार्जेस इंड्यूस हो गए, ठीक है. तो जो पोलर सॉल्यूट होएगा मतलब कि जिसके ऊपर चार्जेस इंड्यूस होंगे, ठीक है, वो सॉल्यूट उसी टाइप के सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा. एंड सिमिलरली अगर मेरे पास नॉन पोलर है मतलब कि चार्जेस नहीं इंड्यूस हो रहे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सिमिलर है, क्वाइट सिमिलर है. जैसे कि हम बोले CCl4 टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो इसमें क्या है, जो हमारी पोलैरिटी है वो सेम है, मतलब नॉन पोलर कंपोनेंट है. और इसमें क्या होएगा, जो हमारा नॉन पोलर कंपोनेंट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा. कहने का मतलब क्या है? पोलर के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन पोलर के साथ. हमेशा याद रखना, पोलर के साथ ही करेगा, ठीक है. नॉन पोलर के साथ ही करेगा, नॉन पोलर के साथ ही करेगा.
कहने का मतलब क्या है, पोलर पोलर वाले की कैटेगरी सेम है, उनकी जो क्वालिटीज है वो सेम है, तो इसलिए पोलर पोलर के साथ रिएक्ट किया। बट अब क्या हुआ, नॉन पोलर के साथ सेम है, तो वो नॉन पोलर के साथ अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाएगा। बट हमेशा याद रखना, एक पोलर और एक नॉन पोलर सॉल्युबिलिटी कभी शो नहीं करेगा, कभी शो नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा लाइक डिसॉल्व्स लाइक होता है। अगर मेरी प्रॉपर्टी इस कंपोनेंट की तरह सेम है तो ही रिएक्शन होगी, वरना कोई रिएक्शन नहीं होगी, राइट। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। हमेशा याद रखना, पोलर पोलर के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन पोलर के साथ रिएक्ट करेगा। In general, a solute dissolves in a solvent if the intermolecular interactions are similar in two. We may say like dissolves like. इसका कहने का मतलब क्या है कि एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट कब रिएक्ट करेंगे, जब उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस सेम होंगे, मतलब सिमिलर होंगे, ठीक है। अगर मेरा सॉल्यूट ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्वेंट भी ऐसा है, तो ही रिएक्शन होएगी। ये नहीं कि सॉल्यूट ऐसा है और सॉल्वेंट मेरा ऐसा है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल है, ऐसी स्ट्रक्चर्स नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है क्या हो रहा है, बोल रहा है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस है वो सेम होगी तो ही रिएक्शन होगी, वरना रिएक्शन नहीं होगी, राइट। सो इसी को ही हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि मतलब मैं अपने जैसे वाले के साथ ही बॉन्ड बनाऊंगा, किसी और की तरह बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, राइट। अब हम सॉल्युबिलिटी के इसमें दो चीज़ों के बारे में अच्छे से स्टडी करने वाले। इस केस में हम सॉल्युबिलिटी में दो कंडीशंस देखेंगे, दैट इज जब हमारा सॉलिड को हम लिक्विड में डाल रहे हैं तो, और दूसरा हम देखेंगे जब हमने गैस को लिक्विड में डाला तो। कौन सी है, पहला है, एक तो है सॉलिड प्लस लिक्विड हम डिस्कस करेंगे, और एक हम डिस्कस करेंगे गैस प्लस लिक्विड, ठीक है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इन दो पे ही फोकस करना है, दैट इज जो हमारा जब सॉलिड को हमने लिक्विड में डाला तो क्या हो रहा है, और जब गैस को मैंने लिक्विड में डाला तो क्या हो रहा है। इसी सॉल्युबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम एक डायग्राम्स के बेसिस पे लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक प्योर कंपोनेंट है, यहाँ तक का अगर आप देखोगे तो यहाँ तक के जो मेरे पास है वो प्योर वाटर है, यहाँ पर जो है ये प्योर वाटर है। अब वो क्या कह रहा है कि मैंने इसके अंदर डाला है शुगर, इसके अंदर क्या डाला है, शुगर डाला है, चीनी डाल दी, ठीक है। तो चीनी डाली तो यहाँ पर मेरे पास चीनी को मैंने डिसॉल्व कर दिया अच्छे से, और एक शुगर सॉल्यूशन बन गया, एक शुगर सॉल्यूशन बन गया। मतलब अब इसमें कुछ चीनी के पार्टिकल्स होंगे। अब मैंने सोचा भाई इतनी मैं चीनी से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरे को और चीनी चाहिए, और मीठा पीऊँगी, तो मैंने इसमें और शुगर डाली, और क्या हुआ, दोबारा पार्टिकल्स पूरे डिसॉल्व हो गए, दोबारा पार्टिकल्स पूरे डिसॉल्व हो गए इसमें। यहाँ तक क्या हुआ कि मेरे पास पार्टिकल्स पूरे डिसॉल्व हो गए। अब जब मैंने दोबारा चीनी डाली ना, एक स्टेज ऐसी आ गई कि चीनी ने बस कर दी कि नहीं, चीनी की बस करेगी, शुगर ने, सॉल्यूशन ने बस कर दी कि सॉल्यूशन ने कहा कि अब मैं और डिसॉल्व नहीं करूँगा चीनी को, और शुगर में डिसॉल्व नहीं करूँगा। तो एक कंडीशन आ गई जिसमें यहाँ पे नीचे मेरा थोड़ा सा शुगर जो है वो रह गया। अब पार्टिकल्स डिसॉल्व होना रह गए, मतलब अब थोड़ा सा रहे, यू कैन से इतने पूरे सॉल्यूशन में 2 पार्टिकल्स रह गए, ठीक है। मैं कह सकती हूँ 2 पार्टिकल्स रह गए। तो कहने का मतलब क्या है, जब मैंने एक स्टेज ऐसी आगे, जैसी मैंने शुगर उसमें और डाली, उसे डिसॉल्व करना बंद कर दिया, सॉल्यूशन ने कह दिया कि मैं अब और अपने अंदर चीनी को डिसॉल्व नहीं करूँगा। बट मेरी तो जिद थी कि मैंने तो और डालनी है, तो मैंने एक बारी और डाल के देखा, तो मैंने क्या देखा कि चीनी की पूरी एक लेयर नीचे बैठ गई, चीनी की एक पूरी लेयर नीचे बैठ गई, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहा है। अभी तक आई थिंक आपको बोलोगे क्या मैम स्टोरी सुना रहे हो, आप कहानी ऐसी सुना रहे हो कि क्यों 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 किया। इसी के बेस पे अब हम पढ़ने वाले सॉलिड इन लिक्विड। हम यहीं से एग्जांपल लेके पूरा इसी से ही अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड, कि सॉलिड इन लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कैसे होगी।
तो सबसे पहले हमारे पास फैक्टर आता है, कुछ टर्म्स आती हैं, उसको टर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो पहली टर्म है हमारे पास डिससॉल्यूशन। डिससॉल्यूशन वो स्टेज है जब हमने एक लिक्विड, एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला और वो अच्छे से डिसॉल्व हो गया। वो स्टेज जब तक मेरा सॉल्यूट डाल रही हूँ और वो अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, डिससॉल्यूशन। When a solid solute is added continuously to a liquid solvent, क्या कह रहे हो, जब मैंने एक सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में कॉन्टिन्यूसली डाला और उसको डिसॉल्व किया, तो क्या हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास वो शुगर सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है, कितने पार्टिकल्स उसमें शुगर के प्रेजेंट है, ये हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो मतलब उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है और उसे हम डिससॉल्यूशन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, अब हम लास्ट स्लाइड में दोबारा से जाते हैं कि यहाँ तक जो मेरा चीज हो रही थी, यहाँ तक क्या हो रहा था, मेरे सारे पार्टिकल्स जब भी मैं शुगर डाल रही थी वो बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व हो रहे थे। और डिसॉल्व हो रहे थे, इसका मतलब क्या है कि डिससॉल्यूशन हो रहा है। डिससॉल्यूशन का मतलब कि मेरे सारे पार्टिकल्स अच्छे से डिसॉल्व हो रहे हैं। इसी यहाँ तक की स्टेज को हम कहते हैं डिससॉल्यूशन। जब तक मेरे सारे पार्टिकल सॉल्यूट के डिसॉल्व हो जाए, उसे उस देर तक हम कहते हैं डिससॉल्यूशन। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन अब वो स्टेज आ जाती है जहाँ पे सॉल्यूशन कहते हैं बस मैं अपने अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं करूँगा, मतलब वो स्टेज जहाँ पे सॉल्यूट और डिसॉल्व होना बंद हो जाए, उस स्टेज को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सो अ स्टेज इज रीच व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स। एक स्टेज आ जाती है जहाँ पे सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, और एक परफेक्ट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही हूँ मैं, एक परफेक्ट टेम्परेचर है उसी पे काम कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज बिकॉज फ्रॉम द सॉल्यूशन द सॉलिड पार्टिकल्स कीप ऑन कोलाइडिंग दिस सरफेस ऑफ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्रिस्टलाइजेशन। अब ऐसा होता क्यों, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि एक स्टेज ये आ गई कि अब इसमें और सॉल्यूट तो डिसॉल्व होने वाला नहीं है, बट ऐसा क्यों है ऐसा कि मेरा और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। क्या होता है कि हर बारी जब भी हम सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है, वाटर जो होता है वो नए कंपोनेंट्स को देख के उसके साथ बॉन्ड बनाना ज़्यादा प्रेफर करता है, ठीक है, न्यू कंपोनेंट्स को देख के उसके साथ बॉन्ड जल्दी बनाता है और पुराने वाले बॉन्ड को तोड़ देता है, उसको सेपरेट आउट करता है। तो उसी कंडीशन की वजह से क्रिस्टलाइजेशन होती है, जिसके वजह से पुराने बॉन्ड तो टूटते जाते हैं और नया बॉन्ड बनता जाता है, जिसके वजह से हमें लगता है कि सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, नया बॉन्ड बन जाता है, पुराना टूट जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो बैक टू आवर स्लाइड हम देखते हैं, तो इधर जो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, वेयर एज यहाँ पे क्या हो रहा था, डिससॉल्यूशन हो रहा था, ठीक है। डिससॉल्यूशन में जब पार्टिकल्स पूरे डिसॉल्व हो रहे थे, क्रिस्टलाइजेशन में जहाँ पे मेरे सॉल्यूट के पार्टिकल्स सरफेस पे कहीं ना कहीं बैठ रहे थे, ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, देखो नाम से ही हमें पता लग रहा है इक्विलिब्रियम मतलब एक कंडीशन ऐसी, एक स्टेज ऐसी जहाँ पे नया बॉन्ड बन रहा है, पुराना टूट रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है, पुराना बॉन्ड टूट रहा है, उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो क्या कह रहा है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स बिकॉज द रेट ऑफ डिसॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहने का मतलब क्या है, स्टेज आगे क्रिस्टलाइजेशन की जहाँ पे सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब चीनी और डिसॉल्व नहीं हो रही है, वो तो स्टेज आगे। अब उधर क्या हो रहा है कि जो मेरा रेट ऑफ डिसॉल्यूशन है, मतलब कि जो नया बॉन्ड बन रहा है उसकी वैल्यू और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब जो पुराना बॉन्ड टूट रहा है उसकी वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, जो मैंने चीनी डाली और पानी डाला वो मिलके सॉल्यूशन तो बना रहे हैं, बट साथ के साथ जो सॉल्यूशन पहले एग्जिस्ट कर रहा था वो टूट के सॉल्यूट और सॉल्वेंट में वापस कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए हम इसको इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। मतलब कि अगर मैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं,
तो क्या हो रहा है कि ये जो सॉल्यूशन बन रहा है ना, ये तो नए बॉन्ड के साथ बन रहा है और पुराना वाला जो बॉन्ड था सॉल्यूशन के अंदर वो टूट के सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को बना रहा है। तो ऐसी जो कंडीशन आ जाती है वो हमारी डायनामिक इक्विलिब्रियम की होती है। क्या कहना चाह रहे डायनामिक इक्विलिब्रियम में कि मतलब रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और रेट ऑफ हमारा जो डिसोल्यूशन है वो सेम हो गया, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन भी बना रहे हैं और सॉल्यूशन जो पुराना बॉन्ड बना हुआ था वो टूट रहा है और टूट के सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो गए। ठीक है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जहाँ पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बिल्कुल इक्वल है और क्या हो रहा है, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बन के सॉल्यूशन तो बना रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन टूट रहा है और वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब नया बॉन्ड बन रहा है, पुराना बॉन्ड टूट रहा है, नया बॉन्ड बना, पुराना बॉन्ड टूटा। तो ये हमारा क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अब हमारे पास हमने 3 अभी तक वैल्यूज पढ़ी, ठीक है, दैट इज डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमारा सबसे पहला डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन वो स्टेज है जहाँ पे और सॉल्यूट डाल रही हूँ तो वो पूरा डिसॉल्व हो रहा है। क्रिस्टलाइजेशन वो स्टेज है जहाँ पर सॉल्यूट ने डिसॉल्व होना बंद कर दिया। डायनामिक इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जहाँ पे दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, मतलब कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों ही एक साथ हो रही है। ठीक है, ये हो गया अब तक। अब क्या हो रहा है, अब हमने सॉल्यूशन को इधर ही हमने जो सॉल्युबिलिटी के अंदर सॉल्यूशन को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या हो रहा है, वो स्टेज, ये वो स्टेज है जहाँ पे सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब क्रिस्टलाइजेशन के स्टेज को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें क्रिस्टलाइजेशन पहुँच गया, ये मेरा था, यहाँ पे मेरे क्रिस्टल्स बैठे हुए थे, ये मेरे क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो वो पार्ट, वो स्टेज जहाँ पे मेरे क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, मतलब कि मेरा जो नया बॉन्ड बन रहा है और पुराना बॉन्ड टूट रहा है, यू कैन से कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो नीचे ही बैठी जा रहे हैं, तो वो स्टेज और उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब क्रिस्टलाइजेशन वाले स्टेज को हम सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। The stage of solution where no more solute dissolve in a solvent is called saturated solution। तो वो कंडीशन जहाँ पर और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है और एक टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। Whereas अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा, डिसॉल्यूशन वाला स्टेज, जहाँ पे मैं पार्टिकल में मतलब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाल रही हूँ और वो डिसॉल्व हो रहा है, अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है, वो स्टेज जो होती है वो होती है डिसॉल्यूशन की, और उस टाइम जो सॉल्यूशन हमारा बन रहा है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, मतलब कि एक टाइम पे, एक टेम्परेचर पे, एक प्रेशर पे, ठीक है, मैं जितना भी सॉल्यूट उसके अंदर डालूंगी वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब डिसॉल्यूशन के स्टेज पे, उस टाइम के स्टेज पे जो सॉल्यूशन है उसे मैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहूंगी। इसको भी हम एक बार एग्जांपल से समझते हैं। मैंने क्या किया, 100 ml पानी लिया, ठीक है, 100 ml पानी में जब मैंने 30 ग्राम NaCl डाला, मतलब हमारा सॉल्ट डाला, तो ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, मतलब पूरा सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो गया। बट अब हमने दूसरे केस में क्या किया, जैसे ही मेरा 100 ml सॉल्यूशन था, ये 30 ग्राम तो डाला ही था, इसमें ऐड ऑन करके 40 ग्राम और डाल दिया, मतलब इन टोटल 70 ग्राम्स हो गया। तो कुछ पार्ट, वो जो कुछ पार्ट था ना सॉल्यूट का, नमक का, वो रह गया, वो नीचे ही बैठ गया, और ये जो हो गया ये मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, डिसॉल्यूशन कहेंगे। स्टेज को हम क्या कहेंगे, डिसॉल्यूशन कहेंगे, और सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। इसके स्टेज को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, एंड जो मेरा सॉल्यूशन बना है वो है सैचुरेटेड। जो स्टेज डिसॉल्यूशन पे है, ठीक है, उसमें जो सॉल्यूशन बनेगा वो अनसैचुरेटेड। जब क्रिस्टलाइजेशन की स्टेज है तो उस पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा सैचुरेटेड। ये हमारा क्या है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। अब क्या होएगा, क्या होता है कि हमारा ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन बन रही है, इसी कंसेंट्रेशन को हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कहते हैं,
कि मतलब कितना सॉल्यूट ऐड हो रहा है, कितना सॉल्वेंट ऐड हो रहा है, यही तो हमारा सॉल्युबिलिटी कहलाता है। So, the solubility of one substance into another depends upon two parameters. तो अब जो है मतलब ये जो हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, डायनामिक इक्विलिब्रियम हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, ये जो है, ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये दो पार्ट्स पे डिपेंड करते हैं। जब हम सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं तो ये दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर ये मैं चेंज कर दूं तो मेरा सॉल्यूट और डिसॉल्व भी हो सकता है, और या फिर जितना मेरा डिसॉल्व हुआ है उतना ब्रेक डाउन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये था बीकर था, इसमें जो मेरा पानी था इसमें यहाँ पे सॉल्यूट रह गया था, इसको मैं थोड़ा सा टेम्परेचर और दे दूँ, टेम्परेचर और दे दूंगी तो ये सॉल्यूबल हो जाएगा, जो पार्टिकल्स है वो सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगे। तो यही दो पैरामीटर्स हैं टेम्परेचर और प्रेशर, जो कि जिस पे हमारी डिपेंडेंस आ जाती है कि सॉल्यूट मतलब जो हमारा सॉलिड है वो पानी में, लिक्विड में कितना डिसॉल्व होएगा। ठीक है, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जब हमने एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाला, एक लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाला, तो वहां पे ली शटले प्रिंसिपल आ गया। क्लास 11th रिवाइज करो, क्लास 11th में हमने ये पढ़ा है ली शटलेस प्रिंसिपल। ठीक है, ली शटलेर प्रिंसिपल ने दो पार्ट में आंसर दिया था, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक प्रोसेस में। ठीक है, एक एंडो और एक एक्सोथर्मिक में प्रोसेस में बात किया था कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा सॉल्यूशन बन रहा है और सॉल्यूशन मेरा एंडोथर्मिक है, मतलब मेरी हीट क्या है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू एंथैल्पी जो है हमारे पास वो हमारी बढ़ रही है, तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। कहने का मतलब क्या, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, सोचो क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ली शटलेर ने क्या कहा था कि जब भी हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होएगा, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होएगा, जहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, और अगर सॉल्युबिलिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है तो मेरा रिएक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, सॉल्यूशन भी ज़्यादा बनेगा। ठीक है, और डिसोल्यूशन के प्रोसेस में अगर मेरे पास एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट लिबरेट हो रही है, रिमूव आउट हो रही है, तो मेरे पास अगर टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो दो कंडीशन है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक की कंडीशन में क्या होएगा, अगर मेरे पास टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन एक्सोथर्मिक के केस में क्या होएगा, अगर मेरी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो अप्लाइंग ली शटलेर प्रिंसिपल, हमने दोनों जगह पे ली शटलेर प्रिंसिपल लगाया, और वो क्या कह रहा है, इन एंडोथर्मिक प्रोसेस एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज। एक एंडोथर्मिक प्रोसेस में जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। अब वो क्या कह रहा है कि अगर मैंने एंडोथर्मिक के केस है, मतलब ऑलरेडी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मेरी हीट बढ़ रही है, सॉल्यूशन ज़्यादा बन रहा है, सॉल्यूशन ज़्यादा बन रहा है, तो इस वजह से मेरे पास जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, और मेरे पास जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड में इंक्रीज होते हुए मेरे जो वैल्यू है, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है, वो भी इंक्रीज करे। तो एंडोथर्मिक के केस में, एंडो के केस में मेरी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई। सिमिलरली अगर एक्सो का केस हुआ तो उसमें क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन मेरे जो हीट है वो तो एग्जिट हो रही है, हीट और जल्दी एग्जिट होगी, एग्जिट हो रही है तो मतलब गैशियस स्टेट बन जाएगा, कुछ वेपर्स के फॉर्म में बन जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड टूट रहा है ना, बॉन्ड टूट रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो रहे हैं, और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो रहे हैं तो मेरी सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकती है, सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ा। तो आपको ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है कि हाँ, जब भी हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड को
सॉलिड प्लस लिक्विड की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर मेरे पास टेम्परेचर के फैक्टर पे मैं बात कर रही हूँ तो मेरे पास अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बट अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ये मेरा ली शैटले प्रिंसिपल ने कहा था और जो कि अब मैंने सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में बात करी। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब हमने डिस्कस तो कर लिया कि टेम्परेचर का प्रेशर मतलब टेम्परेचर का सॉलिड इन लिक्विड में क्या इफेक्ट रहता है, ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के केस में। बट अब हम डिस्कस करने वाले इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो प्रेशर कब होएगा, जब हम किसी चीज को कंप्रेस करेंगे, जब हम किसी चीज को प्रेस करेंगे, राइट, तब होएगा प्रेशर का इफेक्ट। अब क्या होता है कि जो सॉलिड है वो इनकम्प्रेसिबल है, सॉलिड जो है वो इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड को मैं जितना मर्जी प्रेस कर लूं वो ऐसे अपनी शेप चेंज नहीं करने वाला, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, अगर मैं इसको जितना मर्जी प्रेस कर लूं ये अपनी शेप नहीं चेंज करेगा बिकॉज इट इज अ सॉलिड। तो सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से कोई प्रेशर का इफेक्ट नहीं शो नहीं करता, अगर होता भी है तो बहुत नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। सो बेसिकली क्या है, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो जो प्रेशर है उसको कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है जब हम सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं। जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं उसको कोई एक इतना अच्छा इफेक्ट नहीं होता, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो मेरा सॉलिड है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल है। सॉलिड हाईली इनकम्प्रेसिबल होने के वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं शो करता, एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं शो करता और रिमेन अनइफेक्टेड या अनअफेक्टेड रह जाते हैं, ये ना के बराबर में, दैट इज नेग्लिजिबल इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता अगर हम प्रेशर की बात करेंगे, लेकिन अगर हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी पे एक अच्छा खासा इफेक्ट आएगा डिपेंडिंग अपॉन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, राइट। तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब हम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, सॉरी लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं, कितना ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैं एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकती हूँ, उसे मैं सॉल्युबिलिटी कहूँगी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी में हमने दो पार्ट्स में डिस्कस करना है, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। क्या होगा जब मैंने सॉलिड को लिक्विड में डाला, ठीक है, और क्या होगा जब मैंने गैस को लिक्विड में डाला। तो ये दो कंडीशन मेरे को स्टडी करनी। आज हमने सबसे पहली कंडीशन स्टडी कर ली, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड में हमने सबसे पहले टर्म्स पढ़ी, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, जो वो स्टेज जहां पर और सॉल्यूट एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। दूसरा था डिसोल्यूशन, वो स्टेज जहां पे जितना मर्जी सॉल्यूट डाल लो सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व हो जाएगा, उस स्टेज को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। थर्ड इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जहां पे रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिल्कुल सेम हो जाता है, मतलब कि जब मैं नया सॉल्यूट डाल रही हूँ तो नया बॉन्ड बन रहा है और सॉल्यूशन में जो पुराना बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था वो टूट रहा है, मतलब कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बन के सॉल्यूशन तो बन रहा है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अलग अलग हो रहा है, राइट। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब हमारे क्रिस्टलाइजेशन की स्टेज आ गई, ठीक है, उधर जो मेरा सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं हो रहा था, जब सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं हो रहा था उस टाइम के सॉल्यूशन को मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम दिया। और वो सॉल्यूशन जिसमें डिसोल्यूशन का, ठीक है, जिसमें डिसोल्यूशन की स्टेज आई, जिस टाइप पे मेरे पास जितना मर्जी सॉल्यूट डाल रही हूँ वो डिसॉल्व हो रहा है, राइट। तो वो जो स्टेज पे जो सॉल्यूशन बन रहा है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है। अब इसी चीज को कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, जैसे ही मैंने शुगर में पानी में शुगर डाली तो वो कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज करिए और इसी कंसंट्रेशन से मेरी सॉल्युबिलिटी आती है। तो सॉलिड एंड लिक्विड में सॉल्युबिलिटी जो है वो दो पैरामीटर पे इफेक्ट करती है। फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज प्रेशर। टेम्परेचर,
टेम्परेचर के लिए हमने ली शटले प्रिंसिपल डिस्कस किया। ली शटले प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर मेरा एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि मेरे पास जो हीट की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्शन में, तो क्या होएगा, मेरा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा। और अगर सॉल्यूशन ज़्यादा बन रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी एंडोथर्मिक के केस में। बट अगर मेरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कहने का मतलब क्या है, हीट एग्जिट हो रही है रिएक्शन में से, तो जो मेरा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, वो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होने के वजह से क्या होगा, मेरे पास सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर अगर एक्सोथर्मिक के केस में इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर जो हमारा सॉलिड है वो इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से कंप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है, इस वजह से जो प्रेशर है उसका नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है जब हमने सॉलिड को लिक्विड में डाला, ठीक है। तो हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर इतना मैटर नहीं करता जितना हमारा टेम्परेचर मैटर करता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी का, दैट इज जब हमने सॉलिड को लिक्विड में डाला, वो कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आज का लेक्चर हम यहीं ऑफ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या होगा जब हम गैस को लिक्विड में डालेंगे। गैस को लिक्विड में डालने से क्या होने वाला है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।